आज हम इस वीडियो में आरआरबी एएलपी 2018 में पूछे गए जीएस के महत्वपूर्ण सवालों को उनके डिटेल्स के साथ चर्चा करेंगे। तो आइए देखते हैं महत्वपूर्ण एमसीक्यू। पहला प्रश्न है, नोबेल पुरस्कार जीतने वाले एकमात्र भारतीय अर्थशास्त्री कौन है? ऑप्शन है अभिजीत बनर्जी, अविनाश दीक्षित, अमित मिश्रा या अमर्त्य सेन। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, अमर्त्य सेन जो है एकमात्र भारतीय अर्थशास्त्री है जिन्होंने अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार जीता है। ओके, इन्हें वर्ष 1998 में अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया था। ठीक, और वह नोबेल पुरस्कार अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले एकमात्र भारतीय अर्थशास्त्री हैं। इसके साथ ही इन्हें भारत सरकार द्वारा वर्ष 1999 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। अब अभिजीत बनर्जी के बारे में जानते हैं, चूंकि वैसे अर्थशास्त्र के क्षेत्र में इन्हें भी वर्ष 2019 में अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। किसके लिए? वैश्विक गरीबी को कम करने के लिए अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। किंतु ये एक भारतीय मूल के अमेरिकी नागरिक हैं भारतीय मूल के, लेकिन क्या है? अमेरिकी नागरिक हैं। अब हम अन्य प्रमुख तथ्य देखते हैं जो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। नोबेल पुरस्कार जीतने वाले सर्वप्रथम भारतीय और सबसे पहले किस भारतीय को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो वो है रविंद्रनाथ टैगोर को। नोबेल पुरस्कार से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय रविंद्रनाथ टैगोर है। इन्हें वर्ष 1913 में इनकी जो काव्य संग्रह गीतांजलि है, काव्य संग्रह गीतांजलि के इन्हें साहित्य को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक अम्ल का गुण नहीं है? तो ऑप्शन है, अम्ल का स्वाद खट्टा होता है, अम्ल क्षार के साथ मिलकर लवण बनाता है, अम्ल का स्वाद कड़वा होता है, अम्ल नीले लिटमस को लाल में परिवर्तित कर देता है। तो इसका सही आंसर हो गया ऑप्शन सी, यानी अम्ल का स्वाद कड़वा होता है। ये अम्ल का गुण नहीं है, जबकि ये तीनों अम्ल के गुण हैं। कौन कौन से? अम्ल का स्वाद खट्टा होता है, अम्ल जो है स्वाद में खट्टा होता है, ये सही है। और अम्ल क्षार के साथ मिलकर लवण बनाते हैं, ये भी सही है। और अम्ल नीले लिटमस को लाल में परिवर्तित कर देता है, ये भी अम्ल का गुण है, सही है। जबकि अम्ल का स्वाद कड़वा होता है, ये अम्ल का गुण नहीं है। ये जो है अम्ल का गुण नहीं है, इसलिए गलत कौन सा होगा? सी, सी गलत है अपना। अब हम अम्ल एवं क्षार के बारे में डिटेल्स देखते हैं। पहले अम्ल के बारे में जानते हैं कि अम्ल क्या होता है। ऐसे पदार्थ जो कि एक या एक से अधिक हाइड्रोजन आयन उपस्थित होते हैं, अर्थात जिनमें एक या ऐसे पदार्थ होते हैं जिसमें एक या एक से अधिक हाइड्रोजन आयन जो है उपस्थित होते हैं, वही अम्ल कहलाते हैं। अम्ल का उपयोग जानते हैं कि अम्ल का उपयोग कहाँ कहाँ होता है। तो धातुओं की सफाई में, खाद्य पदार्थों के संरक्षण में, जैसे बेंजोइक अम्ल का उपयोग खाद्य पदार्थों के संरक्षण में होता है। इसके अलावा एसियन अम्ल का जो उपयोग है वो खाना पचाने में होता है। अब हम क्षार के बारे में जानते हैं प्रमुख तथ्य। क्षार क्या होता है? तो वे पदार्थ जो कि अम्लों से क्रिया करके लवण एवं जल बनाते हैं, क्षार कहलाते हैं। क्षार जो होते हैं स्वाद में कैसे? कड़वा होते हैं। ठीक, और जो क्षारीय विलयन है ये इन्हें लाल लिटमस पेपर को नीला कर देता है। ठीक है? जबकि जो अम्ल क्या होता है, ये नीले लिटमस को लाल में परिवर्तित कर देता है, जबकि इसके अपोजिट जो क्षारीय विलयन होता है ये लाल लिटमस पेपर को नीला में परिवर्तित कर देता है। अगला प्रश्न है, भारत में विदेशी खुफिया सेवा रिसर्च और एनालिसिस विंग यानी रा, इसके वर्तमान निदेशक कौन है? ऑप्शन है सामंत गोयल, रवि सिन्हा, प्रवीण सूद या राकेश पाल। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, रवि सिन्हा जो है वर्तमान में रॉ के निदेशक है। अब हम रॉ के बारे में जानते हैं। रॉ पूरा नाम होता है रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। रॉ इसकी स्थापना 1968 में हुई थी। इसका मुख्यालय जो है नई दिल्ली में स्थित है। अब हम अन्य प्रमुख तथ्य देखते हैं जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। जैसे सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन यानी सीबीआई के निदेशक वर्तमान में कौन है? इनके निदेशक प्रवीण सूद है। क्योंकि भारतीय तटरक्षक बल यानी इंडियन कोस्ट गार्ड के वर्तमान महानिदेशक है राकेश पाल जी। वहीं सीमा सड़क संगठन यानी बीआरओ के वर्तमान जो महानिदेशक है कौन है? लेफ्टिनेंट जनरल रघु श्रीनिवास, वर्तमान महानिदेशक बीआरओ के। अगला प्रश्न है, मानव पुरुषों में मूत्र और वीर्य के लिए सामान्य मार्ग है। ऑप्शन है डिम्बवाहिनी, मूत्रवाहिनी, शुक्रवाहिका या मूत्रमार्ग। इसका सही आंसर हो गया ऑप्शन डी, मूत्रमार्ग जो है इसका सही आंसर। अब हम प्रमुख तथ्य देखते हैं जो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। क्या है डिम्बवाहिनी? डिम्बवाहिनी क्या होती है? यह एक मादा प्रजनन प्रणाली का भाग होता है जो कि एक संकीर्ण यानी पतली नदी के जैसी होती है। ठीक, जो कि गर्भाशय के ऊपरी हिस्से से जुड़ी हुई होती है। और इसका कार्य क्या है? यह अंडाशय से अंडे की कोशिकाओं को गर्भाशय में ले जाने का कार्य करती है। अब मूत्रवाहिनी ये क्या होती है? इसका जो कार्य है ये गुर्दे से मूत्राशय तक यूरिन को पहुंचाता है, यानी मूत्र को पहुंचाता है, पहुंचाने का कार्य करता है। जबकि शुक्रवाहिका ये क्या काम करती है? शुक्रवाहिका यानी शुक्राणुओं को मूत्र मार्ग तक ले जाने वाली जो नलिका है, इस नलिका को ही शुक्रवाहिका कहा जाता है। अगला प्रश्न है, ऊपर उठाए गए हथौड़े के पास क्या होता है? ऑप्शन स्थितिज ऊर्जा, मांसपेशी ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा या गतिज ऊर्जा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, स्थितिज ऊर्जा जो है इसका सही आंसर। अब हम स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा के बारे में जानते हैं। स्थितिज ऊर्जा क्या होता है? स्थितिज ऊर्जा जिसे पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। क्या होता है ये? जब किसी वस्तु में विशेष अवस्था या स्थिति के कारण कार्य करने की क्षमता आ जाती है तो उसे ही उस वस्तु का स्थितिज ऊर्जा कहा जाता है। उदाहरण के लिए जैसे बांध बनाकर इकट्ठा किए गए पानी
की जो ऊर्जा है वो स्थितिज ऊर्जा होती है। वहीं घड़ी की चाबी में जो संचित ऊर्जा है स्थितिज ऊर्जा है। जबकि किसी स्प्रिंग को खींचने में उसमें जो संचित ऊर्जा है इसको भी स्थितिज ऊर्जा उसमें होती है। वहीं स्थितिज ऊर्जा यानी पोटेंशियल एनर्जी, इसका जो फॉर्मूला है क्या होता है, mgh, जहाँ m द्रव्यमान होता है, g यहाँ गुरुत्वीय त्वरण और h उसकी ऊंचाई होती है। अब हम गतिज ऊर्जा के बारे में जानते हैं क्या होता है। गतिज ऊर्जा होता है काइनेटिक एनर्जी। ये क्या होता है गतिज ऊर्जा, काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी किसी वस्तु में उसकी गति के कारण कार्य करने की जो क्षमता आ जाती है उसे ही उस वस्तु की गतिज ऊर्जा कहा जाता है। गतिज ऊर्जा मतलब काइनेटिक एनर्जी, फॉर्मूला है 1/2 mv², जहाँ m उसका द्रव्यमान है और v जो है उस वस्तु का वेग होता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक एम्फोटेरिक ऑक्साइड है। ऑप्शन है आयरन ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड या मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो इसका सही आंसर हो गया ऑप्शन सी, एल्यूमिनियम ऑक्साइड एक प्रकार का एम्फोटेरिक ऑक्साइड है। अब हम जानते हैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड के बारे में। ये एम्फोटेरिक ऑक्साइड क्या होता है, एम्फोटेरिक ऑक्साइड जो है ये क्या होता है, तो यह एक ऐसा ऑक्साइड है जो कि नमक और पानी बनाने के लिए एसिड और क्षार दोनों के साथ ही क्या करता है, प्रतिक्रिया कर सकता है। ठीक है, इसमें अम्लीय और क्षारीय दोनों प्रकार के गुण होते हैं। ठीक है? अब एम्फोटेरिक ऑक्साइड के अन्य उदाहरण हम देखें तो सिलिकॉन डाइऑक्साइड यानी SiO2 इसके अन्य उदाहरण। अगला क्वेश्चन, जब हम आवधिक तालिका के समूह में नीचे की ओर जाते हैं तो क्या होता है, शेल की संख्या घट जाती है, शेल की संख्या बढ़ जाती है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कम हो जाते हैं, परमाणविक आकार कम हो जाते हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, शेल की संख्या बढ़ जाती है। जब हम नीचे की ओर जाते हैं तो शेल की संख्या जो होती है वो बढ़ जाती है। अब हम अन्य प्रमुखता से देखते हैं क्या है कि जो आधुनिक आवर्तन नियम है, इस आधुनिक आवर्तन नियम के अनुसार तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण उनके परमाणु संख्या के आवर्ती फलन होते हैं। और जब हम समूह में नीचे की ओर जाते हैं तो कक्षा की संख्या में वृद्धि होती है, इसलिए परमाणु का जो आकार है वो बढ़ जाता है। अगला प्रश्न, ऊतक क्या होता है। ऑप्शन है वे कोशिकाएं जो उत्पत्ति, स्वरूप और कार्य में समान होती है। वे कोशिकाएं जो उत्पत्ति में समान होती है परंतु स्वरूप और कार्य में भिन्न होती है। वे कोशिकाएं जो उत्पत्ति में भिन्न होती है परंतु स्वरूप और कार्य में समान होती है। वे कोशिकाएं जो उत्पत्ति, स्वरूप और कार्य में भिन्न होती है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, वे कोशिकाएं जो उत्पत्ति, स्वरूप और कार्य में समान होती है। ये ऊतक के बारे में सही है। अब हम कुछ प्रमुखता से देखते हैं। अब हम ऊतक के बारे में जानते हैं। ऊतक, ऊतक शब्द का पहली बार जो प्रयोग है किसने किया था, विचट ने किया था। ऊतक क्या होता है, ऊतक यह कोशिकाओं का ऐसा समूह होता है जिसमें कोशिकाओं की उत्पत्ति, संरचना और कार्य एक समान होते हैं। मानव शरीर 4 प्रकार के ऊतक से बना होता है। कौन कौन से 4 प्रकार के ऊतक हैं, पहला है तंत्रिका ऊतक, स्नायु ऊतक, उपकला ऊतक और संयोजी ऊतक। ये 4 प्रकार के ऊतक हैं जिनसे मानव शरीर बना होता है। दांतों में सड़न शुरू हो जाती है जब मुंह का पीएच डैश डैश से कम होता है। ऑप्शन 5.7, 5.6, 5.5 या 5.4। तो इसका सही आंसर हो गया ऑप्शन सी, 5.5। यानी जब मुंह का पीएच मान यानी 5.5 से कम होता है तो हमारे दांतों में सड़न शुरू हो जाती है। अब हम दांतों के बारे में अन्य प्रमुखता से देखते हैं जो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। आइए, मनुष्य जो है क्या है, ये विषमदंती होता है। अर्थात विषमदंती का अर्थात कि मनुष्य में 4 प्रकार के दांत पाए जाते हैं। ये 4 प्रकार के दांत कौन कौन से हैं, जिनके नाम है से एक कृतंक है, दूसरा रदनक, तीसरा है अर्धचवर्णक और चौथा चवर्णक। ये 4 प्रकार के दांत मनुष्य में पाए जाते हैं। अब इनेमल क्या होता है, अब हम इनेमल के बारे में जानते हैं। क्योंकि इनेमल ये हमारे दांतों का सबसे ऊपरी परत होता है जो कि किससे बना होता है, कैल्शियम फास्फेट और कैल्शियम कार्बोनेट से बना होता है। और यह जो इनेमल है ये हमारे शरीर का सबसे कठोर पदार्थ है। अर्थात इनेमल जो है शरीर का सबसे कठोर पदार्थ है इनेमल। ओके, ये हमारे दांतों का सबसे ऊपरी भाग होता है। 2024 में राष्ट्रीय खेलों के 38वें संस्करण की मेजबानी कौन करेगा। ऑप्शन है त्रिपुरा, मिजोरम, छत्तीसगढ़ या उत्तराखंड। इसका सही आंसर हो गया ऑप्शन डी, उत्तराखंड इसकी मेजबानी करेगा। अर्थात 2024 में होने वाले जो 38वां राष्ट्रीय खेल है इसकी मेजबानी उत्तराखंड करेगा। अब हम अन्य डिटेल्स देखते हैं। अब हम 37वां जो राष्ट्रीय खेल है इसके बारे में जानते हैं। 37वां राष्ट्रीय खेल 2023 में इसका आयोजन किया गया। ठीक है, इसका आयोजन कहाँ, गोवा में किया गया। कब से कब, 28 अक्टूबर से 9 नवंबर 2023 तक इसका आयोजन किया गया। 37वां राष्ट्रीय खेल का आयोजन। अब हम 37वें राष्ट्रीय खेल के बारे में, विजेता राज्यों के बारे में हम जानते हैं। विजेता कौन कौन है, तो महाराष्ट्र जो है इसमें पहले स्थान पे रहा, फर्स्ट रैंक रहा महाराष्ट्र का 37वां राष्ट्रीय खेल में। महाराष्ट्र ने कुल 228 पदक जीते हैं जिसमें से 80 गोल्ड मेडल है, 69 जो है सिल्वर मेडल है और 79 ब्रॉन्ज मेडल जीता है। जबकि दूसरे स्थान पे कौन रहा है, दूसरे स्थान पे सर्विसेज सर्विसेज रही है। इसने टोटल 126 पदक जीते हैं जिसमें से 66 गोल्ड मेडल है, 27 सिल्वर मेडल है और जो 33 है ब्रॉन्ज मेडल है। जबकि तीसरे स्थान पे रहा हरियाणा, हरियाणा तीसरे स्थान पे रहा। हरियाणा ने टोटल 192 मेडल जीते हैं जिसमें से 62 गोल्ड मेडल है, 55 जो है सिल्वर मेडल है और 75 ये ब्रॉन्ज मेडल है। वहीं मध्य प्रदेश का जो स्थान है चौथे नंबर पर रहा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश ने टोटल 112 मेडल जीते हैं, 37 जिसमें से गोल्ड मेडल है, 36 सिल्वर मेडल है और 39 जो है ब्रॉन्ज मेडल है। इस तरह। ओके,
प्रारंभिक भारतीय दार्शनिक के अनुसार प्रत्येक वस्तु डैश 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 तत्वों से बनी है। ऑप्शन 5, 4, 3, 2। इसका सही आंसर हो गया ऑप्शन सी, ऑप्शन ए इसका सही आंसर है कि प्रारंभिक जो भारतीय दार्शनिक के अनुसार प्रत्येक वस्तु जो है वो 5 मूल तत्वों से बनी होती है। कुल 5 मूल तत्व है, ये इनसे बनी होती है, 5 मूल तत्वों से बनी होती है। अभी हम जानते हैं क्या है ये, क्योंकि प्रारंभिक दार्शनिक भारतीय दार्शनिक है, इनके अनुसार जो प्रत्येक पदार्थ होता है, ठीक है, वो 5 मूल तत्वों में बटा होता है। पदार्थ को उन्होंने 5 मूल तत्वों में बांटा है। हमारे जो प्राचीन भारतीय दार्शनिक है, इन्होंने पदार्थ को 5 मूल तत्व में बांटा है और इन्हें पंच तत्व कहा गया। और ये पंच तत्व कौन कौन से हैं? ये पंच तत्व है अग्नि, पृथ्वी, वायु, पृथ्वी, अग्नि, आकाश और जल। ये पंच तत्व है, वायु, पृथ्वी, अग्नि, आकाश और जल, ये पंच तत्व है। ओके, उनके अनुसार ही सजीव और निर्जीव सभी इन पांच तत्वों से मिलकर ही बने होते हैं। सभी कुछ इन्हीं 5 तत्वों से मिलकर बने होते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में सार्वजनिक उपलब्धि के लिए भारत सरकार द्वारा अर्जुन पुरस्कार दिया जाता है? ऑप्शन खेल, साहित्य, अर्थशास्त्र या गरीबी उन्मूलन है। तो इसका सही आंसर हो गया ऑप्शन ए, खेल के क्षेत्र में दिया जाता है अर्जुन पुरस्कार। अब हम अर्जुन पुरस्कार के बारे में जानते हैं क्या है, क्योंकि अर्जुन पुरस्कार यह पुरस्कार वर्ष 1961 में प्रारंभ किया गया था। अर्जुन पुरस्कार यह किन खिलाड़ियों को दिया जाता है? यह ऐसे खिलाड़ियों को दिया जाता है जिन्होंने कि पिछले 4 वर्षों में यानी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उत्कृष्ट प्रदर्शन किया हो और साथ ही साथ नेतृत्व और अनुशासन का भाव प्रदर्शित किया हो। अब हम अन्य प्रमुख खेल पुरस्कारों के बारे में जानते हैं। पहला है जिनमें है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार यह खेल के क्षेत्र में दिया जाने वाला भारत का सबसे बड़ा खेल पुरस्कार है। ओके, सबसे बड़ा खेल पुरस्कार है। इसे वर्ष 1991 में प्रारंभ किया गया था और इसे पहले किस नाम से जाना जाता था? राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के नाम से। अन्य पुरस्कार द्रोणाचार्य पुरस्कार यह भी खेल के क्षेत्र में दिया जाता है। इसे वर्ष 1985 में प्रारंभ किया गया था और यह किनको दिया जाता है? यह प्रशिक्षक यानी कोच को दिया जाता है यह पुरस्कार। अगला प्रश्न है, किस भारतीय लेखक ने थिंग्स टू लीव बिहाइंड पुस्तक में कुमाऊं की पहाड़ियों में जीवन का वर्णन किया है? ऑप्शन है विक्रम सेठ, नमिता गोखले, शशि थरूर या अनीसा अनोस ईरानी। तो इसका सही आंसर हो गया ऑप्शन बी, नमिता गोखले। अब हम कुछ अन्य महत्वपूर्ण पुस्तक के बारे में जानते हैं जो कि एग्जाम में अक्सर आते हैं। सरोजिनी नायडू, इनकी पुस्तक का नाम क्या है? गोल्डन थ्रेशोल्ड, ब्रोकन विंग्स। वही मुंशी प्रेमचंद, इनकी पुस्तक का नाम गोदान, गबन, कर्मभूमि, रंगभूमि है। वही रविंद्रनाथ टैगोर, इनकी पुस्तक का नाम है चित्रांगदा, गीतांजलि, गार्डनर आदि। वही विष्णु शर्मा, इनकी पुस्तक का नाम है पंचतंत्र। अगला प्रश्न है, एक एल्कोहल का क्वथनांक 78 डिग्री सेंटीग्रेड है तो केल्विन पैमाने का तापमान क्या होगा? ऑप्शन है 341 के, 373 के, 351 के या 78 के। तो इसका सही आंसर हो गया ऑप्शन सी, 351 के जो है इसका सही आंसर, यानी केल्विन पैमाने में उसका तापमान जो है 351 के। अगला प्रश्न, ईसाई धर्म में सबसे प्रसिद्ध चर्चों में से एक सेंट पीटर्स बेसिलिका किस शहर में स्थित है? ऑप्शन मैड्रिड, पीसा, लिस्बन या वेटिकन सिटी। तो इसका सही आंसर हो गया ऑप्शन डी, वेटिकन सिटी में स्थित है। अब हम सेंट पीटर्स बेसिलिका के बारे में जानते हैं। ये क्या है? सेंट पीटर्स बेसिलिका यह दुनिया का सबसे बड़ा चर्च है। यह ईसाइयों का प्रसिद्ध चर्च है और जो कि दुनिया का सबसे बड़ा चर्च है। ये कहाँ स्थित है? ये अपने वेटिकन सिटी में स्थित है। ठीक है, वेटिकन सिटी में स्थित है। अब हम वेटिकन सिटी के बारे में जानते हैं। वेटिकन सिटी क्या है? वेटिकन सिटी यह इटली के रोम शहर के भीतर एक स्वतंत्र माइक्रो स्टेट है। इसका जो क्षेत्रफल है 49 हेक्टेयर है और यह क्षेत्रफल और आबादी में दुनिया का सबसे छोटा राज्य है वेटिकन सिटी। अगला प्रश्न है, स्वाद का पता लगाने के लिए अभिग्राहक को क्या कहते हैं? ऑप्शन ग्रहण अभिग्राहक, रसवेदी अभिग्राहक, संवेदिक अभिग्राहक या रासायनिक अभिग्राहक। इसका सही आंसर हो गया ऑप्शन बी, रसवेदी अभिग्राहक बोला जाता है इसको। ऑप्शन बी है ये, रसवेदी अभिग्राहक, ये ऑप्शन बी सही आंसर। ये स्वाद का पता लगाने के लिए जो अभिग्राहक है उसे हम रसवेदी अभिग्राहक कहते हैं। वर्तमान में तेलंगाना के मुख्यमंत्री कौन है? ऑप्शन एम के स्टालिन, रेवंत रेड्डी, पी एस गोले या भजनलाल शर्मा। सही आंसर है ऑप्शन बी, रेवंत रेड्डी जो है तेलंगाना के वर्तमान में मुख्यमंत्री है। अब हम अन्य प्रमुख राज्यों के मुख्यमंत्री और राज्यपाल के बारे में जानते हैं। जो तेलंगाना राज्य है, तेलंगाना के जो मुख्यमंत्री है रेवंत रेड्डी है, जबकि राज्यपाल है वहाँ के तेलंगाना के सी पी राधाकृष्णन। वही तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम के स्टालिन तमिलनाडु के मुख्यमंत्री है और राज्यपाल है आर एन रवि है। वही सिक्किम, सिक्किम के जो मुख्यमंत्री हैं पी एस गोले हैं और सिक्किम के राज्यपाल है लक्ष्मण प्रसाद आचार्य हैं। वहीं अपने राजस्थान 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 के जो मुख्यमंत्री है भजनलाल शर्मा है और राज्यपाल है कलराज मिश्र। वहीं उत्तराखंड है, उत्तराखंड के जो मुख्यमंत्री है पुष्कर सिंह धामी और जो राज्यपाल है वो है लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह। उत्तराखंड के राज्यपाल हैं। अगला, सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण कांस्टेंट यानी जिसको जी कहा जाता है, इसके मूल्य की खोज किसके द्वारा की गई? ऑप्शन है आइजैक न्यूटन, हेनरी कैवेंडिश, जॉन डाल्टन या हेनरी बेगलर। तो इसका सही आंसर हो गया ऑप्शन बी, हेनरी कैवेंडिश द्वारा की गई है इसकी खोज। सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण
कांस्टेंट यानी जो जिसका प्रतीक चिन्ह जी है, इसके मूल की खोज हेनरी कैवेंडिश ने की है। अब हम हेनरी कैवेंडिश के बारे में जानते हैं। हेनरी कैवेंडिश ये इन्होंने हाइड्रोजन की खोज भी की थी और उसे हाइड्रोजन को क्या कहा था, इन्होंने ज्वलनशील वायु कहा था। अब अन्य प्रमुख तथ्य देखते हैं जो एग्जाम के दृष्टि से महत्वपूर्ण है। सर आइजैक न्यूटन, आइजैक जो न्यूटन है, सर आइजैक न्यूटन, आइजैक न्यूटन इन्होंने क्या किसकी किसकी खोज की, गति का नियम और सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण। इन्होंने भी सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण खोज की। आइजैक न्यूटन ने, वहीं जॉन डाल्टन इन्होंने परमाणुवाद का सिद्धांत दिया, जबकि हेनरी बेकलर इन्होंने रेडियो एक्टिविटी है इसका रेडियो एक्टिविटी की खोज की। हेनरी बेकलर बेकलर ने। अब जब वस्तु को P और F के बीच रखा जाता है तब एक अवतल दर्पण द्वारा बनाई गई छवि स्थिति का पता लगाएं। ऑप्शन है दर्पण के पीछे, अनंत पर, C के बाद या F और C के बीच। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, दर्पण के पीछे होता है। मतलब जो उसका जो परछाई है या छवि है वो दर्पण के पीछे बनता है। ये है ठीक। जब ये अपना फोकस F है और ये जो मिरर का पॉइंट P है, ठीक है। जब वस्तु फोकस और P इनके बीच में यानी यहाँ यहाँ वस्तु रखी हुई है, P कोई वस्तु है, ठीक है, जब बीच में रखी है तो इसका जो प्रतिबिंब है यानी यहाँ बनता है, दर्पण के पीछे बनता है। यहाँ इसका दर्पण के पीछे इसका प्रतिबिंब बन रहा है। अब अवतल दर्पण की बनाते हैं। अवतल दर्पण यह बड़ा प्रतिबिंब बनाता है, यह बड़ा प्रतिबिंब को बनाता है, को हो गया, यह बड़ा प्रतिबिंब को बनाता है। अब हम अवतल दर्पण का उपयोग जानते हैं किस में होता है। वाहन के हेडलाइट्स में डॉक्टर द्वारा आंख आकार की जांच के लिए इसका उपयोग किया जाता है, अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, अमेरिकन ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन के टीवी कार्यक्रम क्वांटिको में कौन सी प्रसिद्ध भारतीय अभिनेत्री ने अभिनय किया है। ऑप्शन प्रियंका चोपड़ा, दीपिका पादुकोण, कैटरीना कैफ या लारा दत्ता। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, प्रियंका चोपड़ा ने अभिनय किया है। अगला प्रश्न, हैदराबाद की आईपीएल टीम सनराइजर्स हैदराबाद का मालिक कौन है। ऑप्शन मुकेश अंबानी, एन श्रीनिवासन, कलानिधि मारन या पार्थ जिंदल। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, कलानिधि मारन जो है ये सनराइजर्स हैदराबाद के मालिक है आईपीएल टीम। अब हम कुछ अन्य प्रमुख तथ्य देखते हैं, कुछ अन्य प्रमुख आईपीएल टीम और उनके मालिक के बारे में जानते हैं। ठीक, मुंबई इंडियंस इसके मालिक है मुकेश अंबानी है। वहीं चेन्नई सुपर किंग्स इसके मालिक है एन श्रीनिवासन है। दिल्ली कैपिटल्स इसके जो मालिक है तो पार्थ जिंदल। कोलकाता नाइट राइडर्स इनके जो मालिक हैं शाहरुख खान, जूही चावला और जय मेहता, ये तीनों जो है इनके मालिक हैं। वहीं कोलकाता नाइट राइडर्स 2024 की विजेता है। 2024 में जो आईपीएल टीम है इसकी विजेता रही है कोलकाता नाइट राइडर्स, जबकि उप विजेता रही है हैदराबाद सनराइजर्स हैदराबाद, ये उप विजेता बनी। अगला प्रश्न है, एक प्रकार के अलैंगिक प्रश्न को पहचाने जिसमें जड़, तने और पत्तियों जैसे पौधे के कुछ हिस्सों के माध्यम से प्रजनन शामिल है। ऑप्शन विखंडन, अणुओं का विभाजन, वनस्पति प्रसरण या मुकुलन। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, वनस्पति प्रसरण। यानी वनस्पति प्रसरण एक प्रकार का अलैंगिक प्रजनन है जिसमें कि जड़, तने और पत्तियों के माध्यम से प्रजनन होता है। अब वनस्पति प्रसरण के बारे में जानते हैं क्या है। वनस्पति वनस्पति प्रसरण एक प्रकार का अलैंगिक प्रजनन है जिसमें नए पौधे जड़ों, तनों और पत्तियों और कलियों से उत्पन्न होते हैं, उसे ही वनस्पति प्रसरण कहते हैं। जब प्रजनन पौधे के वनस्पति भागों के माध्यम से होता है इसीलिए इसे वनस्पति प्रसरण कहा जाता है। वेज की प्रक्रिया में लोहे को जस्ता की एक कोटिंग द्वारा संरक्षित किया जाता है। ऑप्शन एनोडाइजिंग, चिकनाई, गलोलाइजेशन या मिश्र धातुकरण। तो इसका सही आंसर हो गया ऑप्शन सी, गलोलाइजेशन। अब हम गलोलाइजेशन के बारे में जानते हैं क्या है। क्योंकि गलोलाइजेशन जिसे कि गलवनीकरण भी कहते हैं, यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें जंग लगने से बचाने के लिए लोहे पर जस्ता की सुरक्षात्मक परत चढ़ाया जाता है। ये सुरक्षात्मक परत अर्थात जंग लगने से बचाने के लिए लोहे पर जस्ता यानी जिंक की परत चढ़ाई जाती है। अगला प्रश्न, बंगाल का विभाजन वर्ष डैश में हुआ था। ऑप्शन 1904 ईस्वी में, 1903 ईस्वी में, 1906 ईस्वी में, 1905 ईस्वी में। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, 1905 ईस्वी में हुआ था। अब हम बंगाल विभाजन के बारे में जानते हैं। क्योंकि लॉर्ड कर्जन ने 20 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन की घोषणा की थी। इस विभाजन के विरोध में ही 7 अगस्त 1905 को स्वदेशी आंदोलन की घोषणा की गई थी। और बंगाल विभाजन ये कब प्रभावी हुआ तो 16 अक्टूबर 1905 को ये प्रभावी हो गया और इस दिन पूरे बंगाल में क्या शोक दिवस के रूप में मनाया गया। ये शोक दिवस मनाया गया कब, 16 अक्टूबर 1905 को। जब ये बंगाल विभाजन प्रभावी हुआ 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन प्रभावी हुआ, उस दिन पूरे बंगाल में इस दिन को शोक दिवस के रूप में मनाया गया। अपने बाएं हाथ में पेन को पकड़कर एक व्यक्ति अपना प्रतिबिंब शीशे में देखता है। तो शीशे में देखता है कि पेन जो है दाएं हाथ में है। यह निम्न में से किस घटना के कारण है। ऑप्शन है अपवर्तन, कुल आंतरिक प्रतिबिंब, पार्श्व वितक्रमण या विभक्त प्रतिबिंब। तो इसका सही आंसर हो गया ऑप्शन सी, पार्श्व वितक्रमण। ये पार्श्व वितक्रमण के कारण होता है। अब हम पार्श्व
पार्श्व व्युत्क्रमण के बारे में जानते क्या है? पार्श्व व्युत्क्रमण यह एक ऐसी घटना है जिसमें हमें उल्टी चित्र दिखाई देती है। अच्छा, यदि बाएं हाथ में है तो दाएं हाथ में दिखाई देगा, और यदि कोई वस्तु दाएं है तो वो बाएं यानी विपरीत दिखाई देगा। ठीक है। यदि बाएं हाथ में कलम रखने वाला व्यक्ति दाहिने हाथ में कलम पकड़ता दिखाई देता है, तो इस घटना को क्या कहा जाता है? पार्श्व परिवर्तन। अर्थात ये घटना पार्श्व परिवर्तन के कारण होती है। मुझे उम्मीद है दोस्तों हमारी ये एमसीक्यू की सीरीज आपके एग्जाम में काफी हेल्पफुल होगी। हमारी आरआरबी, एलएल, एएलपी एमसीक्यू की अगली सीरीज देखने के लिए हमारे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।